राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जवान बेटे की मौत। किचन में छनाक से आवाज आई। तभी बहू की चिल्लाने की आवाज आई, अरे बुढ़िया, तू तो मेरे जीवन का सत्यानाश कर दी। अच्छी खासी मैं अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन तू जब से आई है तो मेरे जीवन में नर्क बना दिया। खा गई अपने जवान बेटे को, फिर भी तेरे मन को शांति नहीं। आवाज सुनकर रामनाथ जी किचन में गए तो देखा कि उनकी बहू सीमा उनकी पत्नी सुशीला जी को डांट रही थी। वह बर्तन धो रही थी। गलती से उनके हाथ में साबुन लगे होने के कारण कप सरक कर नीचे गिर गया और गिरते ही टूट गया। इसीलिए बहू उन्हें जली कटी सुना रही थी और सुशीला जी मुंह बंद किए हुए बर्तन धोए जा रही थी। रामनाथ जी कुछ बोलते तो घर में बहू तूफान खड़ा कर देती। इसीलिए वह चुपचाप आकर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। क्या मुसीबत पाल लिया है भगवान, इस उम्र में क्या क्या दिन दिखाओगे। एक समय था जब रामनाथ जी एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। पूरा गांव भी नहीं था, छोटा सा सिटी था। वहां पर वह अपना सब्जी का व्यापार करते थे। सुबह शाम साथ देने के लिए उनकी पत्नी भी उनके पास आकर बैठा करती थी। सुशीला जी और रामनाथ जी की पहली औलाद एक बेटी थी, लेकिन बीमारी के कारण 3 साल के बाद वह बेटी मर गई। दोनों बहुत दुखी थे। फिर उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राजन रखा। राजन का बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पालन पोषण शुरू किया। राजन के आने के बाद बेटी के गम थोड़े धुंधले हो गए थे, क्योंकि दूसरी औलाद में जो मन लग गया था। वैसे तो अपनी औलाद एक माँ को कभी नहीं भूलती, लेकिन अब राजन आ गया था, इसीलिए वह राजन में ही सारी खुशियां ढूंढ लिए थे। राजन को रामनाथ जी कभी सब्जी के धंधे पर काम करवाने नहीं ले जाते। वह कहते थे कि मेरा बेटा धूप और बारिश ठंडी में बैठकर सब्जियां नहीं बेचेगा, यह तो किसी ऑफिस में बैठेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसीलिए उसे वह अपनी परिश्रम की सारी पूंजी लगाकर पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा। राजन पढ़ लिख कर समझदार निकला और उन्होंने राजन के लिए एक अच्छे से कपड़े की शोरूम खोल के दे दिया। राजन बड़े अच्छे से अपने शोरूम को चला रहा था। शहर में शोरूम की वजह से अच्छा बिजनेस चल रहा था, पैसे भी अच्छे आ रहे थे। जल्दी ही राजन ने शहर में अपना मकान बनवा लिया। फिर वह देखा कि मेरे माता पिता अभी भी धूप बारिश चाहे ठंडी हो सब्जी की दुकान लगाकर बैठते हैं। रोड पर वह कितनी तकलीफें उठाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचने के लिए आवाज देते हैं। सब्जियों को लाना साफ करना अब दोनों बूढ़े माता पिता के बस में नहीं था। राजन को अपने पिता माता पर तरस आया। उसने कहा, अब मम्मी पापा, आप लोगों को इस तरह से बारिश धूप ठंडी सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी शोरूम से इतनी आमदनी हो जाती है कि हमारा परिवार आराम से चल सकता है। तो रामनाथ जी ने कहा, बेटा, एक और फर्ज बाकी है। पहले तेरी शादी कर दूं, फिर मैं चैन से बैठकर अपना जीवन कैसे भी गुजार लूंगा। रामनाथ जी के कहते ही थोड़ा सा राजन शर्माया। तो माँ ने पूछा, बेटा, कोई लड़की तेरी नजर में हो तो तू बता दे, वरना हम लोगों ने समाज में एक लड़की को देख रखा है। तो राजन ने बताया कि मेरे ही कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी और वह अभी भी मेरे शोरूम में आना जाना करती है। मैं उसी से शादी करूंगा। उसके घर का नाम और पता बताया। रामनाथ जी, सुशीला जी और राजन उसके घर पहुंच गए। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो गया। राजन की पत्नी सीमा अब अपने ससुराल आ चुकी थी। वह शहर वाले नए घर में रहती थी। रामनाथ जी और सुशीला जी गांव के घर में रहते, लेकिन राजन को अपने माता पिता की इस तरह से मेहनत करना पसंद नहीं था। शादी के कुछ ही महीने बीते थे तो राजन एक दिन अपने माता पिता से बोला कि आप लोग मेरे साथ शहर वाले मकान में लेकर चलो, क्योंकि वह भी आप लोगों का ही घर है। आप लोगों की मेहनत से ही मैंने पढ़ लिख कर वह घर बनाया है।
वरना आप चाहते तो मुझे इसी सब्जी के धंधे में लगा देते, तो आज आपकी जगह मैं भी एक छाता लगाकर बारिश में बैठकर सब्जियां बेच रहा होता। माँ ने बहुत मना किया, बेटा अभी तेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, तू अपनी जिंदगी में कुछ दिन आराम से रह ले, फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा तो तेरे पास ही ना रहेंगे। यह सुनकर भी राजन नहीं माना और अपने माता पिता को अपने साथ लेकर शहर आ गया। सीमा अकेले आजादी के साथ रहती थी। सास ससुर के आने के बाद उसका और राजन का झगड़ा होने लगा था। वह चाहती थी कि यह अपने माता पिता को वही गांव में फेंक कर आए, लेकिन यह बात राजन को मंजूर नहीं थी। सीमा ने राजन से यह कहना शुरू कर दिया कि तुम कोई ऐसी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते जहां तुम्हें अच्छे से ऑफिस में रहना पड़े। राजन ने कई बार कहा कि मुझे नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है, मेरा अपना खुद का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतने अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, तुम नौकरी के पीछे पड़ी हो। सीमा ने कहा, मुझे पसंद नहीं है कि तुम कपड़े की दुकान में बैठो। मैंने सोचा था कि मेरी शादी किसी ऑफिस वाले से होगी जो आराम से बैठकर कंप्यूटर चला रहा होगा। अब तुम यह काम छोड़कर कोई अच्छा सा बिजनेस करो या कि किसी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। राजन के पास कोई कंपनी डालने तक के तो पैसे नहीं थे। वह अपनी पत्नी की बातों से मजबूर होकर कई लोगों से कर्ज ले लिया और फिर अपनी खुद की कंपनी बनवाने की कोशिश करने लगा। कंपनी बनकर तैयार हो गई, वर्कर भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन राजन ने जो कर्ज लिया था उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि वह कर्ज भी देता रहे। कर्जदारों का बार बार फोन आता, वह बोलने आते, वहीं साथ साथ ऑफिस में रहने वाले लोगों को महीने महीने की तनख्वाह भी देनी पड़ती थी। राजन तो अब हमेशा चिंतित सा रहने लगा। वह पछता रहा था अपनी शोरूम बंद करके पत्नी की बातों में आना। एक दिन राजन अपनी कंपनी से निकलकर गुस्से और टेंशन से बाइक से घर चला आ रहा था। राजन इतना तालाब में बाइक चला रहा था कि सामने से आते हुए ट्रक पर उसकी नजर नहीं गई। वह ट्रक से टकरा गया। कई मीटर दूर उसकी बाइक फिसल कर पड़ी। रोड के किनारे उसकी बॉडी गई। वहीं घटना स्थल पर राजन की मौत हो गई। घर में खबर पड़ी जैसे सुशीला जी की जान ही निकल गई हो। अब बूढ़े माता पिता का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। दोनों माता पिता टूट से गए थे और वही सीमा भी पति के जाने के बाद दुखी हुई, लेकिन बहुत ही जल्दी वह अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सास ससुर के साथ झगड़ा करती तो हर वक्त यही कहती, अरे बुढ़िया, तुमने तो अपने जवान बेटे को खा लिया। यदि तुम इस घर में नहीं आई होती तो मेरे पति की मौत नहीं होती। अच्छा खासा हम दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। कभी सुशीला जी को आत्मग्लानि होती कि मैं क्यों आ गई बेटे बहू के साथ रहने। कभी वह भगवान से पूछती कि हे भगवान, क्या मैं बेटे बहू के पास रहने आई तो तुमने मेरे बेटे की मौत की। क्या एक माँ अपने औलाद के साथ नहीं रह सकती? यह तुम्हारा कैसा न्याय है। उस दिन जब सुशीला जी किचन में बर्तन धो रही थी और वहीं पर सीमा पराठा सेक रही थी, वह कप धो रही थी, उनके हाथ में साबुन था। साबुन की वजह से हाथ से कप सरक गया और नीचे गिर गया। तभी सीमा जोर जोर से अपनी सास को चिल्लाने लगी। वही पुरानी बातें। एक तो उनके दिल में अपने बेटे की मौत की चोट, ना तो पेट भर का भोजन किया जाता था और ना अपने जवान इकलौते बेटे को भूल पाई थी। जब बेटी 3 साल की थी तभी गोद सोनी करके दुनिया से चली गई। बेटा पैदा हुआ, पाल पोस कर बड़ा किया, शादी किया, उसके बाद बेटा गोद सोनी कर दिया। एक माँ की हालात क्या थी। सीमा एक औरत होकर भी नहीं समझ पा रही थी अपनी सास और ससुर की इस हालात को। फिर भी अब बेचारे क्या करते, जिंदगी बची थी जो, तो जीना तो पड़ता ही है। बहू के ताने, उसकी बातें सुनकर भी वह चुपचाप उस घर में थे, क्योंकि अब वो बहू ही थी उनका अंतिम सहारा।
वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन सीमा उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि वह अपनी सास के ऊपर हाथ भी उठाया करती थी। रामनाथ जी आज काफी चिंतित थे। आखिर कोई दुनिया कहे तो उसे जवाब दे कि कौन माता पिता अपनी औलाद को खा जाते हैं। मेरी इसमें क्या गलती है? आखिर बहू, तुमने ही तो मेरे बेटे का अच्छा चलता हुआ बिजनेस बंद करवाकर उसे कंपनी चलाने की जिद करके कंपनी खुलवाया और वह उसे संभाल नहीं पाया। उसी टेंशन के कारण यह सब हो गया। यह बात तो सीमा मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन सुबह सीमा अपना सारा सामान पैक करके बैग हॉल में निकाल रही थी। तभी सुशीला जी ने पूछा, बहू, यह बैग किसके हैं? तो सीमा ने कहा, मेरे और किसके? फिर सुशीला जी पूछती हैं, बहू, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। यह घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मेरे इस घर में अब बचा ही क्या है? वह जल्दी जल्दी अपनी महंगी साड़ियां, अपने कमरे के कीमती सामान, अपनी जेवर, यहाँ तक कि अपने पति के रखे हुए पैसे, सारी चीजें वह अपने पास रख ली और फिर घर से चलने लगी। तो रामनाथ जी ने कहा, बहू, इंश्योरेंस वाला आया था, जल्दी ही राजन के पैसे निकलने वाले हैं। वह पैसे तो नामिनी में तुम्हारा ही नाम है। तुम चली जाओगी तो फिर वह पैसे, आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें पैसों की जरूरत है बहू, तो वह काम तो करवा लेती। तो सीमा ने कहा, मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं इंश्योरेंस के सारे पेपर अपने साथ लेकर जा रही हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मैं खुद ही बात कर लूंगी। मेरे पास वकील का और इंश्योरेंस वालों का सबका नंबर है। यह कहकर वह सब कुछ अपना कीमती और जरूरी सामान लेकर वहां से चली गई। सीमा के जाने के बाद घर में सन्नाटा, दुख छाया हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह कोई घर नहीं, शमशान है। अब बूढ़े माता पिता सिर्फ अंदर ही अंदर दुख से भरे हुए थे। एक दूसरे से बातें करते भी तो क्या क्या कहते। इसी तरह से 2-3 दिन गुजरा कि एक दिन उस सन्नाटे के चीरते हुए किसी ने जोर जोर से दरवाजे को थपथपाया। रामनाथ जी कमर में हाथ रखे हुए धीरे धीरे दरवाजा खोला तो 3 लोग आकर खड़े थे। अंकल जी, आपके बेटे ने मुझसे कर्ज लिया था। माना कि आपके बेटे की मौत हो गई है, लेकिन हम अपना कर्ज तो वापस लेकर ही रहेंगे। यह उसका मकान है और आप लोग उसके माता पिता हैं। हमारा कर्ज हमें वापस मिलना चाहिए। रामनाथ जी बिल्कुल थक से गए। कर्ज कर्ज मैं कहाँ से लाकर दूंगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। उन लोगों ने कहा, अंकल जी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले तो हम आपके इस घर में ताला मार देंगे। यह कहकर वह लोग तो चले गए। इधर सुशीला जी और रामनाथ जी काफी परेशान थे। वह लोग जब अपने कमरे में गए तो देखा उनकी कोई कीमती चीजें, कोई जेवर नहीं बचा था। सीमा ने सब कुछ रात को ही निकाल लिया था। बहू के कमरे में गए तो वहां भी सभी अलमारियां खाली पड़ी थी। घर में खाने पीने के बर्तन और जो चीजों का कोई कीमत नहीं, भंगार में बिकने वाली थी, बस वही पड़ी थी। बाकी का सारा सामान सीमा खुद ही भरकर ले गई थी। दूसरे दिन ही सुशीला जी और रामनाथ जी अपनी बहू के घर पहुंच गए और बहू की माँ और उनके पिता के सामने कहने लगे कि बेटे ने कंपनी चलाने के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब वह कर्जदार घर पर आ मुझे परेशान कर रहे हैं। आप लोग इतना तो कृपा करो मुझ पर कि उसके इंश्योरेंस के जो पैसे निकले हैं उसमें से सिर्फ कर्ज चुका दो। बाकी का पैसा तुम खुद रख लेना। सीमा बहू, मुझे मेरे बेटे के इंश्योरेंस के पैसे की जरूरत नहीं। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं पैसे लेकर क्या करूंगी? सीमा ने कहा, वह मेरे पति के मौत के पैसे मुझे मिल रहे हैं तो उसमें आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग शुक्र मनाओ कि वह घर में मैं रहने दे रही हूँ, वरना मैं तो आप लोगों से वह घर भी छीन लेती।
तब आप लोग कहाँ जाते? आप लोगों ने अगर मेरे साथ ज्यादा चालाकी की तो मैं आप लोगों को घर से निकालकर रोड पे ला दूंगी। मेरे पति के कमाई, मेरे पति के घर पर मेरा अधिकार है। अब रामनाथ जी वहां पर हाथ जोड़कर बोले, बहू, जब तुम्हारे पति के सारे कामों पर, सारे पैसे संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, तो तुम अपने पति के कर्ज पर भी भागीदारी क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारे पति ने जो कर्ज लिया था वह सब कुछ तुम्हारे कहने पर था, वरना मैंने तो अपनी हैसियत के अनुसार से बेटे के लिए दुकान खुलवा कर दे दिया था। सीमा गुस्से से सास ससुर को डांट कर अपने पिता से बोली, इन्हें घर से निकाल दो पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है, गलती सारी इनकी ही है। इन लोगों ने मेरी किस्मत को खराब करके रख दिया है, अब मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहती। रामनाथ जी को शर्मिंदा करके और उनकी पत्नी को वहां से निकाल दिया गया। वह दोनों घर आकर काफी दुखी और परेशान हो गए। इधर बीमा के जितने भी पैसे निकले थे, सारे पैसे सीमा ने अपने अकाउंट में रखवा लिया। सारी कीमती चीजें तो पहले से ही लेकर आई थी। अब सीमा की माँ और उसके पिता ने सीमा की शादी दूसरी जगह करने को सोच लिया। उन लोगों ने उसके लिए लड़का, घर परिवार भी देख लिया था। लेकिन इसी बीच सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह डॉक्टर के पास जब ये चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा, 5वां महीना चल रहा है, अबार्शन करना मुश्किल हो जाएगा। आपको करना था तो आप पहले ही क्यों नहीं आ गई? सीमा ने समझ ही नहीं पाया, अब देर हो चुकी थी। अबार्शन नहीं हो पाया तो सीमा के माता पिता ने सोचा, यहाँ रहकर यदि बच्चा पैदा करेगी तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ किसी को बताया ही नहीं कि लड़की शादीशुदा है और विधवा हो चुकी है। इसीलिए वह सीमा को दूर किसी रिश्तेदार के घर में ले गई। वहां पर जब उसे एक बेटा पैदा हुआ तो वह बेटे को लेकर सुशीला जी और रामनाथ जी के पास फेंक कर बोली, लो, यह तुम्हारे बेटे की औलाद है, मुझे नहीं पालनी, मैं अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। बच्चे को वहां छोड़ दिया और वह खुद अपने मायके में फिर से आकर दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। सुशीला जी अपने पोते को पाकर अपने सीने से लगा लिया। उनके बेटे की वह आखिरी निशानी थी। लेकिन रामनाथ जी के पास बार बार कर्जदार आ रहे थे और फिर अब उनका पोता भी उनके साथ था, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने पोते के लिए, उसके हक के लिए लड़ना होगा। जब मेरे बेटे के सारी पैसे, सारी पूंजी मेरी बहू लेकर दूसरे के घर जाएगी तो मैं अपने पोते की परवरिश कैसे करूंगा? इसे भी तो पढ़ाना लिखाना होगा। नहीं, इसके पिता की कमाई पर इसका हक है। जब इसकी माँ इसके साथ रहकर इसका पालन पोषण नहीं कर सकती तो राजन के पैसे पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक वकील बुलाकर सारी बात वकील को बुलाई तो वकील ने सलाह दिया कि देखो, आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसमें जीतने का पूरा चांस है, क्योंकि आप माता पिता हो और फिर जब आपके बेटे की औलाद भी है और आपकी बहू औलाद को स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर पिता की कमाई पर पुत्र का अधिकार बनता है। वैसे भी आप बूढ़े माता पिता हो, आप लोगों का भी उसकी संपत्ति पर अधिकार बनता है। वकील से सलाह लेने के बाद रामनाथ जी ने अपनी बहू के खिलाफ केस फाइल करवा दिया। इधर सुशीला जी ने पता लगवाया कि आखिर सीमा की शादी कहाँ हो रही है। तब वह उसके ससुराल में जाकर उसके ससुराल वालों से मिली और उन्हें सारी सच्चाई बताई कि जिस लड़की को आप कुमारी समझकर शादी कर रहे हैं वह दरअसल मेरी बहू थी। मेरे बेटे के मरने के बाद वह मेरे पोते को मेरे पास फेंक कर हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करके हमारी सारी संपत्ति लेकर वह आपके घर आने वाली है। आप लोग बेफिक्र होकर शादी कीजिए, लेकिन आप लोग भी उसे समझाइए कि मेरे बेटे के बीमा के पैसे मेरे पोते का हक ना मारे, वह सब कुछ दे दे, फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
उसकी जिंदगी है, वह शादी करे और खुशी से रहे। जब लड़कों वालों ने यह सुना तो वह काफी गुस्से में आ गए कि मुझसे झूठ बोला गया, ऐसी खतरनाक लड़की की शादी हम अपने बेटे से नहीं करेंगे। और उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। सीमा की शादी टूट गई। वह बड़े गुस्से में थी। वह एक दिन गुस्से से अपने साथ दो लोगों को लेकर आई। उस समय पर सुशीला जी घर पर अकेली थी, अपने पोते को संभाल रही थी और रामनाथ जी सब्जी लेकर बाजार में बेचने गए थे, क्योंकि वह बेचारे सब्जी का बिजनेस ही कर सकते थे। पोते का भी पेट भरना होता था। पहले से वह सब्जी बेचते थे, इसीलिए उन्हें एक ही काम आता था। सुशीला जी को अकेला देख सीमा ने उनके साथ बड़ी बदतमीजी किया, उन्हें मारा पीटा कि बुढ़िया, तुम दोनों जाकर मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी शादी उजाड़ दी और मेरे प्रति केस फाइल कर दिया है। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी ही नहीं। और सीमा ने अपनी सास को खूब मारा। दो लोगों के साथ मिलकर सास का गला दबा दिया। ना जाने कब बूढ़ी शरीर से वह प्राण निकल गया और सीमा अपने बच्चे को उठाकर वहां से लेकर चली आई। जब रामनाथ जी घर लौटे तो पूरा घर अस्त व्यस्त था, फैला हुआ था और उनकी पत्नी दीवार के किनारे लुढ़का हुआ सर पड़ी थी। वह जाकर जल्दी से अपनी पत्नी को बोले, सुशीला, यह सब क्या हुआ सुशीला? लेकिन सुशीला के अंदर प्राण हो तब तो वह कुछ जवाब दे पाती। वह सर पीटकर रोने लगी। आखिर यह सब क्या हुआ? बच्चा भी घर में नहीं था। रामनाथ जी समझ गए कि यह जरूर बहू का ही कारनामा होगा। वह बाहर निकलकर लोगों से पूछने भी लगे कि यहाँ मेरे घर पर कोई आया था क्या? तो वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ अंकल, आपके घर पर एक आंटी आई थी, साड़ी पहनी थी। वह कुछ देर अंदर रही, उसके बाद एक छोटे से बच्चे को लेकर निकल गई। वह समझ गए थे कि यह सीमा ही है। रामनाथ जी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वह साबित कर सके कि मेरी पत्नी की मौत मेरी बहू की वजह से हुई है। कुछ नहीं हो पाया। कई दिनों तक वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। आखिरकार वह थक गए। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। पत्नी भी साथ छोड़कर जा चुकी थी। अब बेसहारा और अकेले से हो गए थे। कोई साथ देने वाला नहीं था। पेट की आग बुझाने के लिए कभी सब्जियां लेकर जाते तो कभी मंदिर में बैठकर मंदिर से कुछ प्रसाद भंडारा होता तो लेकर बुझा लेते। अब उनके जीने का कोई लक्ष्य नहीं रह गया था। वह सिर्फ एक ही चीज भगवान से मांगा करते थे कि भगवान मुझे भी मौत दे दो, मेरे बेटे और मेरी पत्नी के पास मुझे भी पहुंचा दो। मुझे यहाँ क्यों छोड़ रखा है? क्या देखना बाकी रह गया है अब मुझे? यही सोचकर वह रातों दिन रोते रहते थे। ऐसे ही अब 20 साल गुजर चुके थे। अब वह ना तो ढंग से देख पा रहे थे और ना ही अपने पैरों में खड़े हो पा रहे थे। अब वह ज्यादा समय नजदीक के एक देवी माँ के मंदिर में ही पड़े रहा करते थे। एक दिन उनके घर वकील आया और पूछने लगा कि यहाँ पर रामनाथ जी रहते थे, आज उनकी कोर्ट में सुनवाई है। गांव वालों ने बताया कि रामनाथ जी आपको मंदिर में मिलेंगे। वहीं वह कुछ भी पाते हैं या कि मंदिर का पुजारी अपने हाथ से प्रसाद देता है, वही खाकर पड़े रहते हैं। कई कई दिनों के बाद वह कभी घर आ जाते हैं। वकील ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंचे और उन्हें बताए कि आपकी कोर्ट में कल सुनवाई है, आपको हमारे साथ कोर्ट चलना होगा। रामनाथ जी अपनी आंखों को मलते हुए फिर ऊपर की तरफ देखे और बोले, वकील साहब, अब मुझे कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। जो बीत गया आप उसे भूल जाओ, मैं कब का भूल चुका हूँ। नहीं, आपको आना होगा, शायद आपके ही पक्ष में फैसला हो। भगवान पर भरोसा करो। कल मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आप घर पर ही रहना। रामनाथ जी घसीटते घसीटते किसी तरह से बैठ बैठ कर चलते हुए
अपने घर तक पहुंच गए। दूसरे दिन सुबह ही वकील उन्हें अपनी गाड़ी से लेकर कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट में पहुंचते ही जैसे ही रामनाथ जी का नंबर आया, थरथरा रहा था उनका शरीर। किसी तरह से खड़े हुए और फिर कांपते हुए हाथों को जोड़कर पूरी ताकत से बोले, जज साहब, मैं थक चुका हूँ। मेरी जिंदगी में अब कोई लक्ष्य नहीं जीने का। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। भगवान से लेकर इंसान ने मेरे साथ अन्याय किया है। जज साहब, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की मेरी हिम्मत नहीं है। आपको जो फैसला देना है भगवान के नाम पर, वह फैसला दे दीजिए। अब मुझे इस कोर्ट कचहरी के फैसले से भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरे जीवन का दिया कब का बुझ चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। यह कहकर वह गिरते गिरते वहीं पर फिर से बैठ गए। वहां पर जितने भी लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। जज साहब जब उन्हें देखे तो उन्होंने फैसला नहीं किया, क्योंकि कभी कभी गवाह और सबूत, फाइलें झूठ भी बोल जाती हैं। जज साहब की आत्मा ने कहा, नहीं, मैं इस फाइल के आधार पर आज कोई फैसला नहीं करूंगा। कहीं मेरे हाथों से कोई गलत फैसला ना हो जाए, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ सबूत और गवाह देखकर ही फैसला किया जाता है। उन्होंने कुछ समय के लिए कोर्ट को बंद करवा दिया और फिर दूसरे दिन के लिए रामनाथ जी को फिर से बुलवाया गया। जब तक जज साहब को समय मिल चुका था, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। किस तरह से उनके बेटे की मौत हुई, बहू छोड़कर चली गई, फिर बच्चा उनके पास फेंक कर गई, फिर उनकी पत्नी की मौत, बच्चे को छीनकर ले गई। सारी जानकारी, इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, कर्जदार परेशान करते रह गए, सारी जानकारी जज साहब ने निकलवा लिया। जज साहब दूसरे दिन जब अपनी कुर्सी पर बैठे और रामनाथ जी को उनके सामने लाकर खड़ा किया गया, रामनाथ जी आज हाथ जोड़कर जज साहब को नमस्कार किए और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब फैसला हुआ तो जज साहब ने यह फैसला रामनाथ जी के पक्ष में किया, क्योंकि वह नया जज बना हुआ लड़का कोई और नहीं थे, रामनाथ जी का पोता राजू था। राजू को जब पता चला कि यह मेरे दादाजी हैं और मेरी माँ ने मेरे दादा और दादी जी के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, तो वह यह सोचकर नहीं डगमगाए कि मुझे अपनी माँ और अपनी नानी की साइड लेना है। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। अपनी माँ और नानी को 6-6 साल की सजा सुना दी। पिता के निकले हुए पैसों से कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए कहा गया। आखिर बूढ़े माता पिता कहाँ से पैसे लेकर आते, और सुशीला देवी जी की मौत का कारण क्या था, इस केस पर भी कार्यवाही की जाए, पता लगाया जाए, इसका भी आदेश उन्होंने दे दिया। सीमा ने पैसे वापिस किए, तब रामनाथ जी कर्जदारों का कर्ज चुकाए। रामनाथ जी अभी तक अपने पोते को पहचान नहीं पाए थे। कोर्ट बंद होने के बाद शाम को जब रामनाथ जी जा रहे थे, तो उनका पोता राजू बाहर उन्हें मिला और उन्हें मिलते ही दादाजी कहकर उनके गले लग गया। एक पल के लिए रामनाथ जी डर सा गए। जज साहब, आप इस गरीब को दादाजी क्यों कह रहे हैं? दादाजी, मैं आपका राजू, आपका पोता। आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे बचपन में देखा था, इसीलिए तो मैं भी आपको नहीं पहचाना कि आप मेरे दादाजी हैं। फिर मैंने आपके बारे में सारी जानकारी निकलवाई, तब जाकर मुझे पता चला। दादाजी, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपको मेरी माँ की वजह से कितना तकलीफ सहना पड़ा, और दादी जी की मौत अचानक से एक संदिग्ध मौत है। मैंने उसके लिए भी छानबीन का आदेश दे दिया है। दादाजी, जो भी आपके साथ हुआ वह अब बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन गुनाहगारों को सजा जरूर मिलेगी। दादाजी, अब आप अकेले नहीं हो, आपका पोता आपके साथ है। अब मैं आपको कहीं नहीं भटकने दूंगा। यह कहकर
राजू आज अपने दादाजी को अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले गए और फिर अपने दादाजी का खूब ध्यान रखा। जो दादाजी इतने दिनों से भूखे प्यासे मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रखकर सोते रहे, भगवान से हमेशा शिकायत करते रहे, आज भगवान ने उनका सुना तो सही, लेकिन रामनाथ जी को कोई खुशी नहीं थी। अब वह यह सब पाकर भी क्या करते। बस कर्जदारों का कर्ज पट गया था, लेकिन उनके जीवन में जब उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनका सब कुछ बिखर कर चला गया था, अब आज उनका पोता मिल गया था, तो भगवान से वह यही कह रहे थे, भगवान तुमने मेरे साथ न्याय तो किया, लेकिन बहुत लेट किया। इस मानव शरीर में सारी उम्र दुखों में गुजार दिया मैंने। अब अंत में मेरा पोता मिला है, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। काश पहले मेरा पोता मुझे मिल गया होता, मैं उसके सहारे अपने पिछले जीवन को गुजार लेता। आज मेरी पत्नी होती, पोते को देखकर कितना खुश होती। रामनाथ जी के साथ देर से ही सही, पर भगवान ने न्याय तो किया। अब राजू के साथ रामनाथ जी रहने लगे थे। राजू ये सब जानकर अपनी माँ, नानी और नाना जी से नफरत करने लगा था, लेकिन अब जो बीत गया था वह बदला नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।